छत्तीसगढ़ में 3 चरणों का लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया है। सभी 11 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम में कैद हो गया है और अब भाजपा के साथ ही कांग्रेस, दोनों ही राजनीतिक दल मतदान संपन्न होने के बाद सीटों की समीक्षा कर रहे हैं। बाकायदा प्रत्याशी से लेकर जिम्मेदार तक समीक्षाएं की जा रही हैं। इस समीक्षा के क्या है मायने? राजनीतिक दल 11 लोकसभा सीटों में जीत के दावे तो कर रहे हैं, लेकिन इनकी समीक्षा में क्या कुछ निकला है, जरा इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों में चुनाव संपन्न होने के बाद अब आंतरिक रूप से सर्वे और जिम्मेदारियों के साथ बैठक लेकर समीक्षा का दौर शुरू हो चला है। बीजेपी शुरू से ही 11 सीटों पर जीत का दावा कर रही है तो कमजोर सीटों पर जमकर फोकस भी करती नजर आई है। बीजेपी ने 4 सीटों को कमजोर माना था, जिस पर पहले दिन से ही मतदान होने पर पूरी ताकत झोंकी थी, लेकिन ये कहा जा रहा था कि समीक्षा के दौरान बीजेपी कांकेर लोकसभा सीट को अभी भी कमजोर मान रही है। समीक्षा को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि लोगों के रुझान और रिस्पांस के आधार पर हमने समीक्षा की है, जिसमें बीजेपी जीत रही है। हमारे कार्यकर्ता लगातार मतदान केंद्रों में सभी 11 लोकसभा में काम किए हैं। मतदान का जो रुझान, लोगों का जो मत और लोगों के जो रिस्पांस, उसके आधार पर हम लोगों ने जो मूल्यांकन किया है, उसमें छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी आराम से जीत रही है। दोनों प्रमुख दलों ने परिणाम से पहले शुरू की समीक्षा। बीजेपी को कांकेर लोकसभा में लग रही है कांटे की टक्कर। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी ब्रिजेश ठाकुर 6,914 वोटों से हारे थे। 2024 लोकसभा चुनाव में ब्रिजेश ठाकुर एक मजबूत प्रत्याशी हैं। कांग्रेस को जांजगीर चांपा, राजनांदगांव, बस्तर, महासमुंद और कोरबा से आस है। कांग्रेस मुख्यालय में मतदान और बूथ स्तर से मिली जानकारी पर मंथन हो रहा है। दोनों दल युवाओं और महिलाओं के मतदान का आकलन कर रहे हैं। बीजेपी जहां संगठनात्मक स्तर पर समीक्षा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी फीडबैक लेने में जुट गई है। इतना ही नहीं, विधायक, पूर्व विधायक और निचले स्तर के पदाधिकारियों से चर्चा कर ब्यौरा मांगा गया है। कांग्रेस जहां लोकसभा की 11 सीटों में अच्छे परिणाम पार्टी के पक्ष में आने की बात कर रही है, तो समीक्षा में कई बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। चर्चा के दौर जारी हैं। पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा, छत्तीसगढ़ में जनता के अच्छे फीडबैक मिल रहे हैं। बीजेपी की गारंटी में जनता के लिए कुछ नहीं है। बीजेपी 10 साल का काम बताने की स्थिति में नहीं है। आने वाले समय में क्या करेंगे, ये भी उनकी घोषणा पत्र में नहीं दिख रहा। निश्चित रूप से हम 11 सीट में अधिकांश सीटें छत्तीसगढ़ में जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो गारंटी की बात वो करते हैं, लेकिन गारंटी में जनता के लिए कुछ नहीं दिखता। वो कभी अपने किए हुए कामों को 10 साल में क्या काम किए वो बताने की स्थिति में नहीं भारतीय जनता पार्टी, और क्या करेंगे वो भी उसके घोषणा पत्र में कहीं स्पष्ट दिख ही नहीं रहा है। इसलिए लोग उनके घोषणा पत्र को भी नकार दिए हैं और मोदी की गारंटी को भी इस बार जनता ने नकार दिया है। परिणाम आने से पहले समीक्षा के मायने क्या हैं, ये तो खुद राजनीतिक दल ही बता पाएंगे। लेकिन जिस तरह से 3 चरणों में छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में वोटिंग हुई और उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस की समीक्षा हुई, ये उनके जीत के दावे पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। बहरहाल देखना होगा कि समीक्षा में जो बातें निकलकर सामने आई हैं, वो 4 जून को आने वाले रिजल्ट में कितनी सही और कितनी गलत होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का मुद्दा खूब गूंजा है। पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत प्रदेश के तमाम बीजेपी दिग्गजों ने नक्सलवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात हमेशा से कही है। बीते दिन सुरक्षा बलों ने बीजापुर में 12 नक्सलियों को मौत के घाट उतार दिया। सुरक्षा बलों के नक्सल ऑपरेशन को लेकर ये रिपोर्ट देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। मैं आपको बताता हूं, 24 के चुनाव के पहले हमारा ये प्रयास रहेगा कि समग्र देश नक्सलवाद की चपेट से मुक्त हो। भारतीय जनता पार्टी ने नक्सलवाद से होने वाली हिंसा को 70% कम करने का काम भारतीय जनता पार्टी
कल छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ एक सातत्यपूर्ण अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया है। 12 डेड बॉडी मिले, नक्सलियों के 12 डेड बॉडी मिले हैं। एक बड़ी सफलता हमारे सैनिकों को मिली। हमारी सरकार छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में योजना बनाकर काम कर रही है। देखिए, सरकार पूरी ताकत के साथ बस्तर से इस काली छाया को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं आपको बताता हूं, 24 के चुनाव के पहले हमारा ये प्रयास रहेगा कि समग्र देश नक्सलवाद की चपेट से मुक्त हो। भारतीय जनता पार्टी ने नक्सलवाद से होने वाली हिंसा को 70% कम करने का काम भारतीय जनता पार्टी। कल छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ एक सातत्यपूर्ण अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया है। 12 डेड बॉडी मिले, नक्सलियों के 12 डेड बॉडी मिले हैं। एक बड़ी सफलता हमारे सैनिकों को मिली। हमारी सरकार छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में योजना बनाकर काम कर रही है। देखिए, सरकार पूरी ताकत के साथ बस्तर से इस काली छाया को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ में जब से बीजेपी की सरकार बनी तो नक्सलियों में हलचल बढ़ गई। हलचल बढ़ना भी लाजमी था। वजह बस एक ही थी, बीजेपी द्वारा नक्सलियों को लेकर सख्त रवैया। वर्षों से नक्सलवाद को लेकर मार झेल रही प्रदेश में बीजेपी जब सरकार में आई तो नक्सलियों के लिए कोई ज्यादा सॉफ्ट प्लान नहीं था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत छत्तीसगढ़ के तमाम दिग्गजों ने साफ कर दिया था कि नक्सलवाद को लेकर अभी भी सरकार मामला फंसाए नहीं रखेगी। या तो बातचीत होगी या फिर कोई निर्णय निकलेगा। निर्णय का मतलब साफ था, सुरक्षा बलों की कठोर कार्रवाई। हौसले बुलंद हैं जवानों के। चर्चा या निर्णय, अब अनिर्णित कुछ नहीं रहेगा। निर्णय होगा या चर्चा होगी। सुना आपने, ये विजय शर्मा का पुराना बयान था। आज फिर जब उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा मीडिया के सामने आए तो उनके जुबान पर नक्सलियों के ढेर होने के आंकड़े थे, जवानों के बुलंद हौसलों का जिक्र था और नक्सलवाद के कारण प्रभावित हो रहे क्षेत्र के विकास को लेकर नेक मंसूबों का जिक्र था। गंगालूर क्षेत्र में, बीजापुर में, पीड़िया जंगल में लगभग 1200 डीआरजी दंतेवाड़ा, डीआरजी बीजापुर, एसटीएफ और कोबरा बटालियन के जवानों ने सर्च ऑपरेशन किया था, जिसमें 12 नक्सलियों के शव बरामद हुए। और सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि किसी जवान को खरोच भी नहीं आया। मैं ये जवानों के शौर्य के कारण ही है, ये जवानों के भुजाओं की ताकत से संभव हो रहा है। और कवर्धा बस्तर में गांव-गांव तक विकास की गंगा पहुंचाने के लिए जो आवश्यक है वो कदम सारे उठाए जाएंगे। सरकार हाथ जोड़ के विनम्रतापूर्वक ये ज़रूर कहना चाहती है कि हर हाल में कोई व्यक्तिगत या छोटे बड़े समूह में जैसे भी चर्चा करके, बातचीत करके बहुत अच्छे पुनर्वास नीति के साथ मुख्यधारा में वापस आए। समाज उनको स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं दिखाने वाला है और वो समाज में पूरे सम्मान के साथ जिएंगे। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का यह बयान बीजापुर के गंगरोल क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ के बाद आया, जहां सुरक्षा बलों ने 12 नक्सलियों को मौत के घाट उतार दिया।
बीजापुर जिले के गंगरोल क्षेत्र में शुक्रवार सुबह से ही सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चला रखा था। सुरक्षा बलों को इन इलाकों में नक्सलियों के होने की जानकारी थी। हार्डकोर नक्सली कमांडर लिंगा, पापा राव समेत बड़े लीडर्स का पीडिया के जंगलों में इकट्ठा हुए तो सुरक्षा बलों के पास बेहतर मौका था। बड़े नामों में शुमार नक्सलियों को ढेर करने का नक्सलियों की इस कमेटी में DKS ZC, DVCM, ACM कैडर के बड़े नक्सली लीडर शामिल थे। सूचना मिलने के बाद दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा इन तीनों जिलों से फोर्स ने ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया। DRG, STF और कोबरा बटालियन के जवानों ने नक्सलियों को ठिकाने लगाने की मानो कसम खा रखी थी। सुबह के अंतराल पर फायरिंग होती रही। जवानों का काउंटर अटैक इतना दमदार था कि नक्सली अपनी यूनिफॉर्म बदलकर ग्रामीणों के साथ शामिल हो गए थे। काउंटर फायरिंग होती रही और नक्सलियों के ढेर होने के आंकड़े दोपहर से शाम तक बढ़ते गए और जब ऑपरेशन समाप्त होने पर डेड बॉडी की काउंटिंग की गई तो संख्या 12 जा पहुंची थी। उस मुठभेड़ में टोटल 12 जो है नक्सली मारे गए हैं और उसके अतिरिक्त जो है कई नक्सली जो है सर्चिंग के दरमियान जो है हिरासत में जो है लिए गए हैं, जिनसे अभी पूछताछ जो है जारी है। उसके अतिरिक्त जो है कई जो है सर्चिंग के दरमियान नक्सलियों से बरामद किए गए हैं। अब जब जवानों को इतनी बड़ी सफलता मिली तो प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय सुरक्षा बलों की वाहवाही करते नजर आए। जब से हमारी सरकार आई है, नक्सलवाद से हम लोग मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। डबल इंजन की भी सरकार है और लगातार हम लोग नए सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं और नए सुरक्षा कैंप को हम सुविधा कैंप बोलते हैं और सुविधा कैंप के माध्यम से जो संवेदनशील एरिया में लोगों तक जो सरकार की योजनाएं पहुंच नहीं रही हैं, उन तक राशन नहीं पहुंच रहा है, उन तक सड़क, बिजली, पानी नहीं पहुंच रहा है, गैस का सिलेंडर नहीं पहुंच रहा है और इस सुविधा कैंप के द्वारा हम लोग वहां तक सरकार की सारी जो गरीबों की मूलभूत समस्या को पहुंचाना चाहिए। पूरा ऑपरेशन सुनियोजित तरीके से पूरा करने के बाद मुठभेड़ में शामिल सेना के जवानों ने गहन सर्च अभियान चलाया, जहां 12 नक्सलियों के शव के साथ कुछ माओवादियों की गिरफ्तारी भी हुई। गोला बारूद, राइफल, बम बनाने की सामग्री समेत कॉर्बेट यूनिफॉर्म भी इन माओवादियों के ठिकाने से बरामद किया गया। मैं कहूँगा कि जितनी भी फोर्सेस थे उसमें वेल कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन हुआ, जिसमें हमें कई बार मुठभेड़ हुआ है। लगभग 12 घंटे का मुठभेड़ है, जिसमें हमें 12 नक्सली का शव बरामद हुआ, हथियार के साथ, गोला बारूद के साथ, उनके साथ जो कॉर्डेक्स वायर, डेटोनेटर और भी जितने आईडी हैं वो सभी बरामद किए गए। आपको बता दें, मारे गए 12 नक्सलियों में 30 लाख के इनामी माओवादी शामिल थे, जिनका शव पोस्टमार्टम के लिए बीजापुर लाया गया। जिन 12 नक्सलियों को सेना ने मौत के घाट उतारे, उन सभी की पहचान की गई है। मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की सूची प्रशासन ने जारी की। बुधु योआम 8 लाख का इनाम, कल्लू पुनेम 8 लाख का इनाम, लखे कुंजाम 5 लाख का इनाम, भीमा कारम 5 लाख का इनाम, सन्नू लकोम 2 लाख का इनाम, सुखराम अवलम 2 लाख का इनाम, चेंतु कुंजाम 30,000, सन्नू अवलम 30,000, सुनीता कुंजाम 10,000, जाके बरसी 10,000, भीमा युवाम 10,000, दूला तामो 10,000। सेना की सफलता ऑपरेशन से सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी गदगद दिखे। सेना की पराक्रम की वीरता का बखान करते हुए रमन सिंह ने नक्सलवाद को लेकर राज्य सरकार के कदम की जमकर सराहना की। DRG से लेकर सेंट्रल फोर्सेस मिल के जिस प्रकार लगातार बड़े अभियान चला रहे हैं और ये दूसरी और तीसरी सफलता मिली है, 12 नक्सलियों का सफाया मारने का काम। मुझे लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी की का निर्णय है कि नक्सली या तो सरेंडर करें या नक्सलियों को मरना पड़ेगा। तो ये बड़ी बात है, एक इच्छा शक्ति के साथ नक्सलियों के खिलाफ सरकार लड़ी। आपको बता दें, इससे पहले बस्तर में जब सुरक्षा बलों ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाकर 29 नक्सलियों को मौत के घाट उतारा था, तो ये कई दिनों तक हेडलाइन बनी रही थी। सेना ने साफ तौर पर संकेत दिया था कि किसी भी कीमत पर नक्सलवाद के खात्मे में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। छत्तीसगढ़ में 40 साल से नक्सलियों के खिलाफ संघर्ष जारी है।
छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद 3 साल से ज्यादा मुठभेड़ हुई। इस दौरान बस्तर को नक्सलियों ने अपना ठिकाना बनाया। आंकड़ों की बात करें तो जनवरी 2001 से मई 2019 तक 1002 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मौत की नींद सुलाई है। वहीं अब तक के मुठभेड़ में 1200 से ज्यादा जवान शहीद हुए हैं। ऐसे में सरकार के अथक प्रयासों के बावजूद गृह विभाग ने 3800 से ज्यादा नक्सलियों के सरेंडर होने की जानकारी दी है। तो आपने देखी नक्सलवाद पर और नक्सलवाद पर जो अभी प्रहार हो रहा है उस पर डीप एनालिसिस रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। चौथे चरण के चुनाव से पहले एक बार फिर पुलवामा हमले और सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा गर्मा गया है, उसी की बात करेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने जहां हमले को लेकर सवाल उठाए हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने बयान पर प्रहार किया है, न केवल पलटवार किया। देखिए रिपोर्ट। पुलवामा इंसिडेंट होने के बाद सर्जिकल स्ट्राइक में पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए मोदी जी कोशिश कर रहा है। चौथे चरण के मतदान से पहले एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक का मामला गर्मा गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोलते हुए बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा दिए हैं। रेवंत रेड्डी ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा आतंकी हमले के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार बताया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से हुआ। भाई आप क्या कर रहा है? पुलवामा इंसिडेंट क्यों हुआ है? क्यों होने दिए? देश की सुरक्षा आप क्या कर रहा है? क्यों आईबी रॉ ये एजेंसीज को क्यों इस्तेमाल नहीं किए आप? तो वहां पर आपका फेल्यूर है ना। उसके बाद आप किए नहीं किए भगवान जाने। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने सर्जिकल स्ट्राइक का नाम लेकर इसका राजनीतिक फायदा उठाया है। पुलवामा इंसिडेंट इज क्लासिक एग्जांपल। दे हैव फेल्ड। आईबी क्या कर रहा है? इंटेलिजेंस नेटवर्क क्या कर रहा है? पुलवामा इंसिडेंट होने के बाद सर्जिकल स्ट्राइक में पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए मोदी जी कोशिश कर रहा है। वहीं रेवंत रेड्डी के इस बयान पर छत्तीसगढ़ में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने रेड्डी के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लोग बौखला गए हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। कांग्रेस को देश की सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठाने की आदत हो गई है। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी के लोग बौखला गए हैं और बौखलाहट में इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। हमेशा देश के सुरक्षा बल और देश के संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाना इनकी आदत बन गई है और इसीलिए आज ये हाशिए में चले गए हैं और 4 जून के बाद तो ये कहीं के नहीं रहने वाले हैं। अब आपको बताते हैं कैसे हुआ था पुलवामा हमला। 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ जवानों को लेकर सेना का काफिला जा रहा था, जिसमें सेना की 78 गाड़ियां शामिल थी। नेशनल हाईवे 44 से जवान श्रीनगर जा रहे थे। इसी दौरान दोपहर करीब 3 बजे जब काफिला पुलवामा पहुंचा, तभी अचानक आतंकियों की इको कार काफिले में घुस गई और आत्मघाती हमलावरों ने जवानों की गाड़ी को टक्कर मार दी। टक्कर होते ही हुआ गाड़ी में जोरदार धमाका, जिसकी गूंज 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। इस आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हो गए। आतंकियों ने हमले के लिए करीब 300 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया था। वहीं पुलवामा का बदला लेने के लिए भारत सर्जिकल स्ट्राइक का प्लान तैयार किया। हमले के ठीक 12 दिन बाद सेना ने पुलवामा का बदला लेते हुए सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसमें 26 फरवरी को रात में 3 बजे सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। वायुसेना के जवान एलओसी पार कर पाकिस्तान में घुसे और जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, जिसमें करीब 300 आतंकी मारे गए।